बच्चों, मैं एक दुनिया का सर्वेक्षण कर रहा था अभी अपनी क्लासेस शुरू करने के पहले कि आप दुनिया के बारे में और भारत के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान जाएं। तब आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा हर चीज़, और समझ में भी तब आएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, और कुछ चीज़ें एक आध दिन में बता के फिर जो मेन कोर्स है वो शुरू हो। तो मैं मध्य पूर्व के देशों के बारे में बता रहा था, और ये भी बता रहा था कि मध्य पूर्व के जो देश हैं वो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो दुनिया को कई भागों में बांट रही हैं वो भी वहाँ पे हैं। जैसे मैंने इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ बताया था आपको कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो लड़ाई है यरूशलेम को लेके या अपनी ज़मीन को लेके, उससे पूरी दुनिया डिवाइड। भारत बहुत पहले फ़िलिस्तीन का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था। अभी भी जब भारत में एक दक्षिणपंथी सरकार है और इजराइल से बहुत निकट संबंध रखती है, फिर भी अभी एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक वोटिंग हुई है और इसमें भारत ने मानवाधिकारों के हनन के लिए फ़िलिस्तीन का पक्ष लिया, इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। तो भारत का हमेशा पक्ष रहा है कि फ़िलिस्तीन के नागरिकों को उनके अधिकार दिए जाएं, दिए जाने भी चाहिए। ये पूरा इलाका विवादग्रस्त है, और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्य इलाका है। सबसे पुरानी नागरिक सभ्यताएं यहाँ पे हुई, सबसे पुरानी सभ्यताएं यहाँ पे जीवित रहीं। जैसे सबसे पुरानी सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता है, बड़े बड़े पिरामिड वहाँ हुआ करते थे। कुछ महान आश्चर्यों में गीजा का पिरामिड गिना जाता है। लेकिन आज भी वहाँ पे एक संघर्ष चल रहा है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ का एक संगठन है जो वहाँ पे शरीयत लागू करना चाहता है, और सेना के बीच है। सेना वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहती है जैसे चल रही थी, और मुस्लिम ब्रदरहुड एक शरीयत या इस्लामी शासन लागू करना चाहता है। तो सेना के शासक मोहम्मद सीसी जिनको कहते हैं, उन्होंने एक रिवोल्ट किया और फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड के शासन को ख़त्म करके एक सैनिक सरकार बना ली है इस समय। तो वहाँ एक संघर्ष हमेशा चलता रहता है। मिस्र में एक ऐसा एरिया है सिनाई प्रायद्वीप जो अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। मिस्र का मुख्य भूमि एशिया में है, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप जो है वो एशिया में है। मिस्र और इजराइल के बीच बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा इस सिनाई प्रायद्वीप को लेकर, और एक अरब इजराइल युद्ध में सिनाई प्रायद्वीप जो बहुत बड़ा एरिया है उसको कब्जा कर लिया है इजराइल ने। लेकिन बाद में जब एक संधि हो गई इजराइल और मिस्र के बीच, तो सिनाई प्रायद्वीप छोड़ दिया इजराइल ने। तो सिनाई प्रायद्वीप भी बहुत पुराना एरिया है जिसका जिक्र यहूदियों के धर्म ग्रंथों में होता है कि मोजेज, जिनको मुसलमान लोग मूसा कहते हैं, वो जब मिस्र की तरफ गए या कह सकते हैं भगाए गए, तो वो सिनाई प्रायद्वीप की तरफ से गए थे और सिनाई में बहुत दिन तक रहे थे। उसका एक पौराणिक महत्व है सिनाई प्रायद्वीप का। मुसलमानों के साहित्य में भी सिनाई प्रायद्वीप आता है, फेमस जगह। अब एक देश वहाँ पे लेबनान है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेबनान भी एक देश है। लेबनान भी में भी एक बड़ा ही शांत देश हुआ करता था 1970 के पहले, लेकिन पता नहीं किस व्यक्ति की या दुनिया की बुरी नज़र लग गई लेबनान के ऊपर कि वो पिछले 40-45 साल से वहाँ गृहयुद्ध हो रहा है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, आपस में लड़ रहे हैं। एक ऐसी सरकार भी बनी जिसमें कहा गया एक बार मुस्लिम राष्ट्रपति होगा, एक बार
ईसाई राष्ट्रपति हुआ तब भी वो समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि एक मुस्लिम राष्ट्रपति जो बहुत लोकप्रिय थे, रफ़ीक हरीरी, उनकी हत्या हो गई बम विस्फोट में, कार बम विस्फोट में, और उसके बाद फिर गृह युद्ध शुरू हो गया लेबनान में, जो अभी भी जारी है। एक ज़माने में लेबनान सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री में, सबसे विकसित देशों में गिना जाता था अपनी पर्यटन और अन्य चीज़ों की वजह से, लेकिन आज वो एक हिंसाग्रस्त देश है। ऐसे सीरिया था। सीरिया अपने इतिहास में बहुत प्राचीन देश है और सबसे प्रोग्रेसिव देशों में भी पश्चिम एशिया के थे, मध्य पूर्व के। वहाँ लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले थे जो आमतौर से मुस्लिम देशों में नहीं मिलते हैं। जो खान पान रहन सहन था वो यूरोपीय स्टैंडर्ड का था, लेकिन फिर ज़माने की नज़र लग गई सीरिया पे, और वहाँ के शिया शासन के खिलाफ असद, जो वहाँ के बहुत दिन तक शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो गया ISIS का, जिसको इस्लामिक स्टेट कहते हैं, और उसने वहाँ मूवमेंट खड़ा कर दिया। सऊदी अरब, अमेरिका, ये सब ISIS को एक तरह से मदद कर रहे थे, और एक तरफ कुर्द लड़ाके थे, एक तरफ शिया लड़ाके थे। शिया लड़ाकों को सहायता पहुंचा रहा था ईरान और इराक। तो एक युद्ध का मैदान बन गया, तरह तरह के लड़ाके वहाँ पे लड़ने लगे और पूरा देश नष्ट हो गया। जो महान सभ्यता जो पिछले 10,000 साल से मौजूद थी वहाँ पे, वो ख़त्म हो गई, और आज एक बड़ा ही दीनहीन देश है जिसके शरणार्थी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, यूरोप में घूम रहे हैं, सीरिया में। तो मध्य पूर्व को पता नहीं क्या नज़र लग गई कि हर जगह वहाँ पे दिक्कत है। फ़िलिस्तीन में तो दिक्कत, इज़राइल में तो दिक्कत, लेबनान में तो दिक्कत, मिस्र में तो दिक्कत। जॉर्डन ऐसा देश है जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे फ़िलिस्तीनी अप्रवासी रहते हैं, और इसके वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत वहाँ पे है। लेकिन कह सकते हैं कि सबसे शांत देश मध्य पूर्व का जॉर्डन है। जॉर्डन अपने मृत सागर के लिए फेमस है। डेड सी, जो बिलो सी लेवल बहुत हुआ है, और अगर आप डेड सी में चले जाएं, नमक का इतना अधिक स्तर है कि आप लेट के या बैठ के तैर सकते हैं, आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप हाथ में किताब लें और आराम से लेट जाएं और पढ़ते रहें डेड सी में। बस आपको एक ही काम करना होगा कि आपके मुंह में वो पानी ना चला जाए, क्योंकि वो बड़ा ख़तरनाक होता है। इतने ज़्यादा नमक के लेवल है कि वो जहरीला हो सकता है। ये डेड सी जो है वो इजराइल में भी थोड़ा बहुत है, कुछ भाग, और कुछ भाग जॉर्डन में है उसका। मध्य पूर्व से हम लोग आते हैं खाड़ी के देशों के। आप लोग खूब सुनते होंगे खाड़ी के देश, खाड़ी के देश, भारत का खाड़ी देशों से संबंध, खाड़ी देशों ने ये किया, खाड़ी देशों का पेट्रोल, खाड़ी के देशों में हमारे लोग हैं, लाखों लोग रहते हैं भारत से गए नौकरी करने। तो कौन सी खाड़ी, खाड़ी मतलब क्या होता है बताइए? जो जलीय इलाका 3 तरफ से पानी से घिरा, जैसे वो इलाका जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, जलीय, मतलब 3 तरफ स्थल तो प्रायद्वीप हो गया। तो इसके लिए उसका उल्टा जो अगर कर दिया जाए, 3 तरफ से पानी से घिर जाए कोई इलाका, ऐसे ये पानी ऐसे हो, तो उसको खाड़ी कहते हैं। और ये खाड़ी है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया। इसके इर्द गिर्द जो भी देश हैं वो खाड़ी के देश कहलाते हैं, और इसमें 9 देश हैं: सऊदी अरब, यमन, ईरान, कतर, कुवैत, इराक, ओमान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात। मैं सबका थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूँ।
और जो मेरा उद्देश्य भी है कि आप पूरी दुनिया से बेसिक रूप से परिचित हो जाएं। तो सऊदी अरब में दो चीज़ें हैं, सऊदी और अरब। सऊदी राजवंश है, वो राजवंश का नाम है। जैसे भारत में मौर्य वंश, गुप्त वंश, तो भारत का नाम मौर्य भारत अगर कर दिया जाए तो वैसे होगा कुछ। अरब एक इलाका था अरब प्रायद्वीप का, और उस इलाके पे एक जितने इलाके पे सऊदी राजवंश का वर्चस्व था उसको कहा गया सऊदी अरब। वैसे तो अरब बहुत बड़ा इलाका है, अरबी बोलने वाले करीब 44-45 देश, जो एशिया और अफ्रीका दोनों में फैले हुए हैं। मिस्र भी एक अरबी देश है, ट्यूनीशिया भी है, अल्जीरिया भी है, मोरक्को भी है, बहुत लंबी पट्टी है, 44-45 देश। लेकिन अरब क्षेत्रों के उस इलाके पे जिस पे सऊदी राजवंश का कब्जा था वो सऊदी अरब कहलाता है। और ये दुनिया में मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। लोग मक्का मदीना करने या हज करने वहाँ पे जाते हैं। दो जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल हैं, मक्का और दूसरा मदीना, ये दोनों स्थल सऊदी अरब में हैं और ये उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। और दूसरी जो सबसे बड़ा आधार है वो पेट्रोलियम और गैस है। बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में पेट्रोलियम और गैस पैदा होता है। जद्दा वहाँ का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बंदरगाह है, जिस पे लोग हाजी लोग या हज करने वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी कह सकते हैं कि वो एयरपोर्ट है, वो ज़्यादा कैपेसिटी वाली एयरपोर्ट है जद्दा। तो ये तो सऊदी अरब हो गया। अभी बहुत चर्चा में है यमन। यमन में भी शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। हाउदी विद्रोही है जो उसके पहले जो वहाँ पे सुन्नी शासन था उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। हाउदियों को ईरान मदद कर रहा है, वो शिया देश है। पुराने जो सुन्नी शासक थे उनका सऊदी अरब समर्थन कर रहा है, तो दोनों में क्लैश हो रहा है। बीच बीच में सऊदी अरब हमला कर देता है यमन पर, बम बरसाने लगता है। तो वो भी एक अशांत जगह है यमन, एक ज़माने में बहुत शांत जगह हुआ करती थी। फिर और जी जगह यहाँ पे लगभग शांत हैं, जैसे ईरान, गल्फ ऑफ पर्शिया, मतलब कि ईरान एक तरह से ईरान की खाड़ी है, तो ईरान तो है ही वहाँ पे। ईरान इस समय दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया में नंबर 2 आबादी इस्लाम की है और ऊर्जा उत्पादक देशों में इस्लामिक देशों का प्रभुत्व है। और उनके दो कह सकते हैं नेता हैं, इस्लामी विश्व के सबसे बड़े दो नेता हैं। उनमें एक सऊदी अरब है और दूसरा ईरान है। सुन्नियों का नेता है सऊदी अरब और शियाओं का नेता है ईरान। और वहाँ पे 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी। आयतुल्लाह खुमैनी ने वहाँ के पुराने शासक को हटाकर और एक इस्लामी क्रांति की, और वहाँ इस्लामिक परिषद शासन करती है। और इस्लाम का जो सर्वोच्च लीडर होता है ईरान का, वही एक तरह से शासन चलाता है। राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, राष्ट्रपति भी चुना जाता है, लेकिन वास्तविक सत्ता वहाँ पे धार्मिक नेता की होती है, जो इस समय खुमैनी है, आयतुल्लाह खुमैनी, और रईसी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। लेकिन पावर क्या है, खुमैनी की ज़्यादा है। वो चाहे तो राष्ट्रपति को बर्खास्त भी कर सकता है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है वो। तो ईरान कई मामलों में बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान जैसे हिजबुल्लाह उसका एक संगठन है, वो इज़राइल में भी वर्क कर रहा है, सीरिया में भी वर्क कर रहा है, इराक़ में भी वर्क कर रहा है। इराक़ में बहुत सारे शिया हैं, शिया बहुल देश है। और लेबनान में भी वर्क कर रहा है। और इन सब जगह हिजबुल्लाह को सहायता दे रहा है ईरान, और इसकी वजह से वो बड़ा पावरफुल है। तो और ये दूसरा ऐसा देश है जो
परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला इस्लामिक बम पाकिस्तान ने बनाया था और इसलिए पाकिस्तान भी अपने को मुसलमानों का या इस्लामी विश्व का लीडर घोषित करने की कोशिश में रहता है। चौथा लीडर जो इस दावे के साथ रहता है कि खलीफा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बैठे, वो थे तुर्की वाले। तुर्की में बहुत दिन तक खिलाफत वहीं पर रही, सुल्तान वहीं बैठता था मुसलमानों का। तुर्की वाले भी कहते हैं कि भाई हम सबसे अधिक दिन तक शासन किए हैं मुसलमानों का, तो हम मुसलमानों के लीडर हैं। और इंडोनेशिया, जिसमें मुसलमानों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वो भी अपने को लीडर समझता है। मिस्र जो अपने को सबसे प्राचीन सभ्यता समझता है, उसकी आबादी भी ज़्यादा है, वो भी अपने को लीडर समझता है। तो बड़ी लीडरशिप की लड़ाई मुसलमानों के बीच में है, मुस्लिम देशों के बीच है। लेकिन इसमें तो सबसे सॉलिड जो देश है वो ईरान और सऊदी अरब हैं। इन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा झंझट चला करता था और वो झगड़ा झंझट बढ़ाता था अमेरिका। अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा का दायित्व ले रखा था और सऊदी राजवंश को बनाने रहने का दायित्व ले रखा था। दुनिया भर में लोकतंत्र आ गया, चुनी हुई सरकारें आ रही हैं, लेकिन ये भी 500 साल से 400 साल से सऊदी राजवंश चल रहा है, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा था। इसकी वजह यह थी, एक तो बहुत पैसे वाले लोग थे ये, और दूसरे बहुत शक्तिशाली थे, उनका एक धार्मिक महत्व था। तीसरा यह था कि उनके पीछे बड़ी शक्तियाँ होती थी। अमेरिका के पहले ब्रिटेन उनको सपोर्ट करता था, अब जब ब्रिटेन कमज़ोर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनके पीछे अमेरिका हो गया और उसके अपने हित थे। सऊदी अरब चूँकि खाड़ी के देशों का लीडर था, मुस्लिम देशों का लीडर था, और वहाँ बड़ी मात्रा में पेट्रोल और गैस थी, उस पर नज़र थी अमेरिका की। और जिनके पास ऊर्जा संसाधन होंगे पूरी दुनिया में ज़्यादा, वो आगे जाने की उनकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। आज पूरी लड़ाई ऊर्जा की लड़ाई है चीन और अमेरिका के बीच या रूस के बीच, जो भी लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका कंट्रोल करता था सऊदी अरब को, और चूँकि ईरान से उसकी दुश्मनी थी तो वो चाहता था कि ईरान हमेशा कमज़ोर रहे। पहले उसने लड़ाई लड़वा दी, इराक और ईरान की लड़ाई हो गई सद्दाम हुसैन को भड़का कर। जब सद्दाम हुसैन ज़्यादा मजबूत हो गए और अमेरिका की बात नहीं मानने लगे, तो उनके ऊपर आरोप लगा के कि ये ऐसे हथियार बना रहे हैं मानवता के लिए खतरनाक, तो ये मतलब झूठे आरोप लगा के अमेरिका ने बाद में पल्ला भी झाड़ लिया ब्रिटेन अमेरिका ने। तो रिपोर्ट ही गलत थी, सद्दाम हुसैन को नष्ट कर दिया, नई सरकार वहाँ बना दी। अब अमेरिका जो है वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ था। इधर क्या हुआ कि जब से ट्रम्प आए अमेरिका में, तो ट्रम्प ने कहा कि हम दुनिया के चौकीदार नहीं हैं, दुनिया की जिम्मेदारी हम लेके नहीं घूम रहे हैं। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिका की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे हम, यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी सुधार करेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे जो बेरोजगार हो गए हैं इधर की दिक्कतों से। हम दूसरे देशों में अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे जो बेकार में खर्च हो रहा है, अफगानिस्तान में खर्च हो रहा है, इराक में खर्च हो रहा है। हम अपना पैसा अपने देश के ऊपर खर्च करेंगे। इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व था वो बहुत कम हो गया। ये पैसे, सब कुछ मामला पैसे का है। आप कहीं अगर 10,000 सेना कहीं रखे हुए हैं, 20,000 सेना, तो उस पर अरबों डॉलर खर्च हो रहा है, और वो सेना हटा लेंगे अफगानिस्तान से, इराक से हटा लेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे खाड़ी से। और वही हुआ, जैसे लगा कि खाड़ी में अमेरिका या दुनिया में अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और वो अपने मामलों पर ध्यान दे रहा है, तो चाइना वहाँ कूद गया और रूस भी कूद गया। रूस ने अपनी पार्टी बनानी शुरू की कि तुर्की को मना लिया जाए, सीरिया को मना लिया जाए। और चीन ने अभी क्या किया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता करा दिया, बीच बचाव करके। एक बहुत बड़ी घटना है,
विश्व के राजनीतिक इतिहास में। अगर ये समझौता आगे चल गया तो एशिया में लीड ले लेगा चीन, हो सकता है पूरे विश्व में चीन लीड ले ले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समझौता है। जो चीन के विदेश मंत्री ने दोनों विदेश मंत्रियों को मेज पे बिठा के कराया है कि एक दूसरे का दूतावास खोल लेंगे, एक दूसरे को मान्यता दे देंगे, एक दूसरे से व्यापार होने लगेगा। तो जिस खुरपेंच का प्रयोग करके अमेरिका दोनों को लड़ाए रख रहा था और अपना कंट्रोल बनाए रखा था, वो कंट्रोल अब चाइना के पास आ जाएगा। तो निश्चय ही एक बहुत बड़ी जल विभाजक चीज़ चीन ने कर दी है और मध्य पूर्व पर, पश्चिम एशिया पर या खाड़ी के देशों पर नियंत्रण की एक शुरुआत कर दी है चीन ने अपनी आर्थिक ताकत के बल पर। तो ये ईरान का मसला है। एक देश वहाँ पे कतर है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत छोटा सा देश है। अगर अपने यहाँ गोंडा बलरामपुर दोनों मिला दिया जाए जिले को तो उतना बड़ा देश होगा वो कतर। लेकिन उसकी आर्थिक ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि अभी वो फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित कराया है, अरबों डॉलर लगा दिए उसने। जब अगर भूटान की अर्थव्यवस्था का 10 गुना तो केवल उसने फुटबॉल वर्ल्ड कप पे खर्चा कर दिया कतर ने। और कतर बहुत समृद्ध है तेल और गैस से और बहुत सारी चीज़ों पे। कतर और सऊदी अरब ऐसे दो देश हैं जो दुनिया में इस्लामी आतंकवाद के निर्यातक हैं। और ये विचारधारा है वहाबी विचारधारा। इस्लाम में एक मत है वहाबी, जो पैन इस्लामिक विचार, अखिल इस्लामवाद को मानती है। वो ये कहती है कि जो मूल इस्लाम था, जो मोहम्मद साहब ने कुरान ने सबसे पहले लिखा था, कुरान में जो लिखा है वही माना जाएगा। उसके बाद जो उसकी व्याख्याएं हुई हैं हदीस वगैरह में, वो अब नहीं मानेंगे, ये वहाबी कहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि चूँकि कुरान में लिखा है कि एक दिन सबको दीन स्वीकार करना पड़ेगा, मुस्लिम होना पड़ेगा, तो जब तक आखिरी आदमी मुसलमान नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये है जिहाद, वहाबियों का जिहाद यही है कि दुनिया के आखिरी आदमी को मुसलमान बना लिया जाए। अखिल इस्लामवाद इसको कहते हैं, पैन इस्लामी विचारधारा कहते हैं। और इस विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहे हैं दो देश दुनिया में, सऊदी अरब और कतर। इस प्रोत्साहन में कंपटीशन भी है। इसी कंपटीशन के चक्कर में कतर ने कुछ बढ़ चढ़ के बात कह दी तो उसके ऊपर बैन लगा दिया था सऊदी अरब ने। उसके जितने भी चट्टू बट्टू देश थे उन्होंने उससे संबंध रखना छोड़ दिया था। अब जाके चीन के दबाव में और ईरान के दबाव में कतर से भी संबंध स्थापित हो गए हैं। और कतर बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कुवैत का आप लोगों ने नाम सुना होगा, खाड़ी का एक प्रसिद्ध देश है, काफ़ी तेल गैस यहाँ भी होता है। सद्दाम हुसैन के ख़त्म होने की शुरुआत कुवैत पे हमले से हुई। उन्होंने अपने एक आदेश में कुवैत को 20वां 22वां कोई भी प्रांत इराक़ का घोषित कर दिया और वहाँ पे पहुँच गई सेना इराक़ में सद्दाम हुसैन की। और इस निर्णय के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो गई और ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम चलाया गया सद्दाम हुसैन के खिलाफ और सद्दाम हुसैन को नेस्तनाबूद कर दिया गया इराक़ में। तो कुवैत पे हमला उनकी मतलब आखिरी कील साबित हुई। जैसे आप अभी लोकल में देख लें कि उमेश पाल पे हमला अतीक के लिए कील साबित हुई आखिरी, ऐसे सद्दाम का कुवैत पे हमला उसके नष्ट होने का कारण बना। अब आप एक बहुत शब्द बार बार सुनते होंगे, वो है पश्चिम एशिया। मध्य पूर्व भी सुनते हैं, खाड़ी के देश तो बता ही दिए नो, उनके बारे में हमने आपको संक्षेप में भी बता दिया। पश्चिम एशिया क्या है फिर? तो पश्चिम एशिया में कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो खाड़ी के आसपास नहीं, जैसे पूरा मध्य पूर्व भी पश्चिम एशिया है।
और उसमें आप तुर्की को भी जोड़ दें, हालांकि तुर्की अपने को यूरोपीय मानता है क्योंकि उसका थोड़ा भाग यूरोप में है, इस्तांबुल वाला। वो अपने को एशियाई नहीं कहता है, जैसे कि ऊंची जात वाले अपने को नीचा कहलाना पसंद नहीं करते हैं, उसी टाइप का तुर्की तुर्की का मसला भी है। लेकिन है तो वो ज़्यादातर हिस्सा एशिया में है, तो एशिया को भी मतलब उसको भी, तुर्की को भी पश्चिम एशिया में गिना जा सकता है, बाकी ईरान वगैरह है ही। तो जितने खाड़ी के देश हैं, मध्य पूर्व के देश हैं, मिस्र को छोड़ के, मिस्र चूँकि अफ्रीकन देश है वो इसलिए शामिल नहीं है पश्चिम एशिया में, और प्लस तुर्की, ये सारे देश मिला के पश्चिम एशिया का निर्माण करते हैं। और इसमें तुर्की ऐसा देश है, बाकी देशों के बारे में बता ही दिया मैंने, सिर्फ तुर्की ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तुर्की आज विश्व राजनीति में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। आर्थिक शक्ति भी है, बड़ी आर्थिक शक्तियों में तुर्की शामिल है। 20-25 देशों की बात की जाए दुनिया के बड़े बढ़ते हुए देश में, तो उसमें तुर्की शामिल है। और उसका जो शासक है एर्दोगन, वो अपने को खलीफा मानता है कि हम फिर एक इस्लामी व्यवस्था कायम करेंगे और उसके खलीफा बनेंगे, तानाशाह टाइप का। वो आजीवन राष्ट्रपति बनना रहना चाहता है। जो लोकतंत्र था तुर्की का, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसको ख़त्म करके तुर्की बहुत ही प्रगतिशील देश था, जहाँ पे यूरोपीय एजुकेशन, यूरोपीय जीवन शैली लोगों की थी। लेकिन वो पुनः मध्यकालीन ईसाई मतलब मुस्लिम रीति रिवाजों की तरफ लौट रहा है तुर्की, एर्दोगन के उसमें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है इसमें पूरी दुनिया में एर्दोगन, और वो बहुत सारी राजनीति फैला रहा है। यूरोप की राजनीति, यूरोप में भी शामिल होना जाता है और यूरोपीय संघ की कोई बात भी नहीं मानना चाहता। नाटो में भी शामिल है, लेकिन नाटो के हर फैसले का विरोध कर रहा है। शामिल सब में होंगे लेकिन उसका विरोध करेंगे। यूरोपीय संघ में शामिल होंगे लेकिन यूरोपीय संघ में शामिल ग्रीस पे हमला करेंगे या उसका कोई द्वीप कब्जा करना चाहेंगे। तो वो भी मनमानी करना चाहते हैं पुतिन की तरह, एर्दोगन भी। तो इसलिए तुर्की भी अपने को एक तरह से लीडर के रूप में पेश कर रहा है इस्लामी विश्व के, और ये जताना चाहता है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम इस्लामी दुनिया का नेतृत्व कर सकें। तो ये पश्चिम एशिया है, और पश्चिम एशिया के बारे में बहुत कुछ विशेष बताने की जरूरत नहीं है कि हम मध्य पूर्व खाड़ी देशों के बारे में बता ही चुके हैं। अब आते हैं हम दक्षिण एशिया पे, जहाँ हमारा अपना देश स्थित है, भारत। और दक्षिण एशिया को एक ज़माने में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर हुआ करते थे तो भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में कहते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। वो कहते थे कि भारत एक देश है ही नहीं, क्योंकि देश या राष्ट्र की उनकी जो परिभाषा थी बड़ी संकुचित थी। भारत जैसे महान राष्ट्र पे वो लागू नहीं होती थी। वो कहते थे भाई एक संस्कृति होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक सिस्टम, एक पैटर्न हो जाना चाहिए, तब एक देश है। जैसे ब्रिटेन है, हम ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश द्वीप के निवासी हैं, एक भाषा अंग्रेजी बोलते हैं, हमारी एक ही संस्कृति है जर्मन मूल के, तो हम देश हैं। और भारत में तो 50-50 किलोमीटर पर दूसरी भाषा है, अलग संस्कृति है, तो हम उसको देश कैसे मान लें? मतलब उनका एक कुतर्क था। तो इस कुतर्क के आधार पे वो भारत को भारत देश नहीं कहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे। महाद्वीप इसलिए नहीं कहते थे कि चारों तरफ से पानी नहीं घेरा था, तो उसके लिए एक शब्द उन्होंने निकाला, उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जो हिंद महासागर से घिरा हुआ था, इसमें
7-8 देश हैं। अफ़गानिस्तान से शुरू कर दिए आप अगर, तो अफ़गानिस्तान था, पहले पाकिस्तान नहीं था, आज़ादी के पहले पाकिस्तान भी है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश नया नया बन गया है, और श्रीलंका है, मालदीव है। तो ये 8 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे। जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो उसमें म्यांमार भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में म्यांमार को आज़ादी मिल गई। इसको पहले बर्मा कहते थे। पहले भारत के लोग, बहुत सारे लोग कमाने धमाने के लिए रंगून जाते थे। गाना ही बन गया, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तो पिया लोग अब बम्बई और जलंधर जाने लगे, दिल्ली कमाने जाने लगे, जब रंगून अलग हो गया देश से। तो ये दक्षिण एशिया विविध सभ्यताओं का क्षेत्र रहा है बहुत, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता रही है यहाँ पर, और इसी के तहत सारी चीज़ें गवर्न होती हैं भारतीय सभ्यता के तहत। हालांकि हर देश की अपनी एक अलग संस्कृति है, और भारत ने कभी उसके ऊपर थोपने की कोशिश भी नहीं की है। नेपाल है तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वो एक अलग देश है, हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र है। भूटान एक बौद्ध देश है, लेकिन वो भी स्वतंत्र राष्ट्र है, और उसकी अलग एक भूटिया संस्कृति रही है। श्रीलंका जैसा छोटा देश भी अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी बचा के रखा, और अपनी सिंघली संस्कृति उसकी रही है, अपनी बहुत पुरानी संस्कृति रही है, अशोक ज़माने से वो एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। मालदीव भी बहुत छोटा सा देश है, और उसको देश क्यों बनाया गया मैंने समझ में आता है। बहुत छोटा सा देश है, उसकी अपनी कोई संस्कृति या कोई ऐसी ऐतिहासिक परंपरा भी नहीं रही है। सिर्फ जब ब्रिटेन ने कब्जा किया उसके बाद उसको एक क्षेत्र के रूप में देखा गया, और इस पर किसी ने चूँकि दावा नहीं किया भारत या पाकिस्तान ने, वो एक देश हो गया। तो ये दक्षिण एशिया दुनिया के कुछ बहुत पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी, जैसे उप सहारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा माना जाता है। सहारा मरुस्थल जहाँ पे अफ्रीका में फैला हुआ है, उसमें एक ऐसा क्षेत्र है जो उप सहारा रीजन बोलते हैं। वो दुनिया के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में नहीं आता है, क्योंकि कोई फसल वसल होती नहीं है, पालन होता नहीं। उप सहारा जैसी तो स्थिति नहीं है। भारत एक उभरता हुआ देश है, और कमोबेश और भी देश अब उभर रहे हैं दक्षिण एशिया के, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक गरीब देश, गरीब लोग, सबसे अशिक्षित लोग संख्या में, चूँकि संख्या बहुत बड़ी है, अगर किसी जनसंख्या की बात की जाए तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा। आज भारत विश्व गुरु बन गया जनसंख्या में भी, चीन को पछाड़ के नंबर 1 हो गया दुनिया में। तो भारत जब विश्व गुरु बन गया तो बाकी साथी भी कम थोड़े हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की मज़ा जनसंख्या है, दोनों में कंपटीशन होता रहता है कि किसकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही। तो एक बहुत बड़ा जनसंख्या रीजन एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ बहुत दिन गुलामी रही ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र को लूटा और तमाम यूरोपीय देशों ने इसको छूटा, और ब्रिटिशर्स बाद और लोगों का नंबर लग गया। अमेरिका ने लूटा, अमेरिका ने पाकिस्तान को लूटा, उसका शोषण किया, वहाँ के जो संसाधन हैं। और श्रीलंका में तमाम शक्तियाँ लगी हुई हैं, चाइना के कर्ज पे चल रहा है श्रीलंका। तो इन सब राजनीति की वजह से ये गरीब क्षेत्र है, सबसे अधिक अशिक्षित लोग, सबसे अधिक गरीब लोग यहाँ पे, दुनिया के सबसे अधिक भुखमरे लोग, सबसे अधिक बेघर लोग अगर संख्या के दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में रहते हैं। लेकिन यहाँ संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ संसाधन भी खूब हैं। दुनिया के कुछ सबसे उर्वर क्षेत्र यहाँ पर हैं, कुछ बहुत सुंदर क्षेत्र दुनिया के यहाँ पर हैं। हर चीज़ यहाँ पे है, हर खनिज यहाँ पर है, और मानव संसाधन भी यहाँ का विकसित हो रहा है। तो संभावनाएं होने के बावजूद
हुए भी उसके दोहन न होने की वजह से दक्षिण एशिया अपना मुकाम नहीं बना पाया। इसके बारे में कभी हम और विस्तार से जब का कोर्स चलेगा तो बताएंगे दक्षिण एशिया में। अब एक क्षेत्र जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था, मध्य एशिया। मध्य एशिया के 5 सोवियत गणराज्य तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब मध्य एशिया की बात आती है तो उसमें कुछ क्षेत्र और शामिल कर लिए जाते हैं। वो 5 जो हैं वो तो हैं ही कजाकिस्तान, यानी कज्जाक लोग रहते थे, वो यायावर जातियाँ थीं, खानाबदोश जातियाँ थीं, जिनके नाम पे इन देशों का नाम पड़ गया। कज्जाक लोगों के नाम पे कजाकिस्तान, उज़्बेक लोगों के नाम से उज़्बेकिस्तान। सब बाबर वगैरह उज़्बेक थे, तैमूरलंग वगैरह भारत पर आक्रमण करने आए थे, वो सब उज़्बेकिस्तान से आए थे। तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिज एक जात थी उसके नाम से किर्गिजिस्तान, तुर्कमान लोगों के नाम से तुर्कमेनिस्तान, और तजाक से लोगों के नाम से तजाकिस्तान। ये 5 जो तान हैं, उसके अलावा ये माना जाता है कि अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका और तिब्बत का कुछ इलाका जो चीनी प्रांत है अब फिलहाल, और चीन का एक और प्रांत है जिसको सिक्यांग या जिनजियांग कहते हैं, पुराने ज़माने में चीनी तुर्किस्तान कहते थे, वो इलाका भी कुछ इलाका उसका मध्य एशिया में आता है। लेकिन अगर जब मध्य एशिया की मोटी मोटी बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये 5 देश मध्य एशिया के हैं। ये 5 देश कमोबेश शांत हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। जैसे किर्गिजिस्तान में हो गई थी, शासन को लेके 2 गुटों में संघर्ष हो गया, बहुत दिन तक बवाल चला था वहाँ पे। सबसे अधिक झगड़ा होता रहता है तजाकिस्तान में, क्योंकि वो कबीलाई क्षेत्र है अफगानिस्तान टाइप का, तो वहाँ हमेशा बवाल मचा रहता है। और सबसे शांत जगहों में उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, जहाँ पे कोई फसाद नहीं होता है। बाकी जगह कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। तुर्कमेनिस्तान पे थोड़ा ईरान का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ भी ऐसा कोई बहुत मसला नहीं है। और ये सारे देश पहले कम्युनिस्ट देश थे और बाद में अब इस्लामिक देश है, लेकिन कट्टर इस्लामिक देश नहीं। वो एक बैलेंस उनका वो है कार्यव्यवहार, और भारत से उनका सारे देशों का जो मध्य एशिया के देश हैं उनसे अच्छा संबंध है, और कई संगठनों में साझा भी करते हैं, जैसे संघाई सहयोग संगठन, ये सारे देश शामिल हैं, तो उसमें भारत भी मेंबर है, तो इनसे बहुत अच्छा संबंध भारत का है। अब एक क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया। आप मैप खोलें, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े देश भी एशिया खोलें, उसमें एशिया राजनीतिक कुछ ऐसे देश हैं जो आपको सूक्ष्मदर्शी से देखने पड़ेंगे, जैसे ब्रुनेई। ब्रुनेई में आपको जाना पड़ेगा बोर्नियो द्वीप पे। बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का कब्जा है। जो बड़ा भाग है जिसको कालीमंतान कहते हैं, वो इंडोनेशिया के अंडर में है। एक छोटा भाग सारावाक जिसको बोलते हैं, वो मलेशिया के इसमें है। और एक छोटी बिंदी जैसा रखा होगा ब्रुनेई, वो ब्रुनेई देश है अलग, वो तेल के लिए बहुत फेमस है। और एक ज़माने में हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया के सबसे अधिक पैसे वाले शख्स हुआ करते थे। मतलब देश तो बिल्कुल पॉकेट साइज था, लेकिन उनका महल बहुत बड़ा था दुनिया में, और उनकी पैसा भी बहुत ज़्यादा था। और ऐसा देश था जो अपने सारे देशवासियों को पेट्रोलियम की रॉयल्टी बांटता था। अच्छा देश था, हम लोगों को रहने लायक देश था, फ्री में रॉयल्टी मिल जाता। तो ब्रुनेई है। तो इस एशियान में, एशियान एक संगठन बन गया दक्षिण पूर्वी एशियाओं का। उसमें कहा गया कि एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान, और इसमें 8 देश हैं। पहला तो म्यांमार है, पड़ोसी, जो पहले दक्षिण एशिया में होना चाहिए था, वो खिसक के दक्षिण पूर्वी एशिया के गुट में हो गया।
फिर थाईलैंड इसके बगल में है, देख लीजिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और उसकी राजधानी रंगून है, अभी भी म्यांमार की राजधानी। और लाओस है एक, लाओस देखा, कंबोडिया लाओस एक साथ होगा। फिर उसके बगल में कंबोडिया है। फिर आप देखिए वियतनाम, वियतनाम देख लिया। फिर इंडोनेशिया देखिए, बहुत बिखरा हुआ है, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें, जावा, सुमात्रा, सेलेबीज, बहुत बड़ा इलाका है, हजारों 3000 द्वीप हैं इसमें। कुछ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। कुछ मलेशिया, मलेशिया 2 जगह है, मलाया और सरावाक, एक लटका हुआ मिलेगा, मलाया है वो, और बोर्नियो द्वीप पे सरावाक है। एक और देश है जो इसमें पूरे संगठन में शामिल नहीं है लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया का है, वो है सिंगापुर, तो मलेशिया के सबसे नीचे मिलेगा, बहुत छोटा सा द्वीप है और एशिया के कुछ विकसित देशों में शामिल है। और उसको विकसित करने का श्रेय ली कुआन यू, मैंने आपको सवाल दिया था, ली कुआन यू के बारे में पूछा था कि सिंगापुर के निर्माता थे कि नहीं। कुछ ऐसे देश हैं जो कुछ विशिष्ट लोगों के कर्जदार रहे हैं, उनमें सिंगापुर है, वो ली कुआन यू का कर्जदार रहा है एक तरह से। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र, दलदली क्षेत्र को, जिससे मलेशिया लेना ही नहीं चाहता था, पहले मलेशिया में था, मलेशिया का 22वां प्रांत, तो मलेशिया ने इसको निष्कासित कर दिया अपने उससे, कहा कि भैया तुम्हारे वो नहीं लेने पाएंगे, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो दलदल था एक तरह से। और उस दलदल को ली कुआन यू ने जब शासन करना शुरू किया तो इतना सख्त और इतना अनुशासित देश बना दिया कि एशिया के पहले, सबसे पहले विकसित देशों में था। जापान और सिंगापुर 2 हुआ करते थे, बाद में इसका दर्जा ताइवान को भी मिल सकता है, दक्षिण कोरिया को भी मिल सकता है, काफ़ी विकसित देश है। लेकिन उस ज़माने में सिंगापुर एक रोल मॉडल हुआ करता था, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ इस संगठन में। फिर फिलीपींस को देखिए, फिलीपींस कुछ द्वीपों के शक्ल में होगा, मिंडानाओ द्वीप होगा, उसमें लुजान द्वीप होगा, मनीला उसकी राजधानी, उसको लुजान सिटी भी कहते हैं, कुजान सिटी। तो ये 8 देश इसमें शामिल हैं और एक ज़माने में इनको एशियन टाइगर्स कहते थे, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं थी एक ज़माने में। लेकिन 20 साल पहले इसमें रिसेशन आया, 2006-7 में 8 में, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली स्थिति होगी तो एक ऐसे बिंदु पे जाके वो रुक जाएगी। भाई विकास का भी एक वो होता है ना, कहाँ तक विकास हो पाएगा, तो इसकी एक संतृप्त स्थिति आई और वहाँ से ये थोड़ा रिवर्स होने लगे, कोई दिक्कत में आने लगे, और वो इतनी तेज़ी से तो विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र आगे जा रहा है। और भारत भी इसका डायलॉग पार्टनर है एशियान का। एशियान में बराबरी की भागीदारी है, भारत एशियान शिखर सम्मेलन होते हैं और भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में है, सबसे महत्वपूर्ण साथियों में है। और लुक ईस्ट पॉलिसी इन्हीं के लिए बनाई गई थी। भारत की जो विदेश नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, वो इसी के लिए बनाई गई थी, एशियान से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए। तो एशियान आप जान गए होंगे। अब एक क्षेत्र है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में 4-5 देश हैं और मुख्य उसमें है चीन और जापान। इसके अलावा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये भी इसमें आते हैं, जिसमें ताइवान को देश ही नहीं मानता है चीन। वो कहता है कि हमारा पुराना हिस्सा था और उसको हम जब चाहें तब ले जाएंगे। वो एक चीन की पॉलिसी उनकी है। और था भी, जब चीन का गृह युद्ध हो रहा था चियांग काई शेक और माओ से तुंग के बीच, तो जब चियांग काई शेक हार गए
तो भाग के ताइपे चले गए। फार्मोसा द्वीप उसको कहते थे उस समय। वहाँ भाग के अपनी सरकार उन्होंने बना ली और उसी को राष्ट्रवादी चीन कहने लगे। और जो बाकी मेन वाला चीन था वो कम्युनिस्ट चीन था, साम्यवादी चीन कहलाता था। लेकिन चूंकि उस समय अमेरिका की दादागिरी चल रही थी, वो जो छोटी सी राष्ट्रवादी चीन की सरकार थी वो 1971 तक उसी को मान्यता मिलती रही, उसी को वीटो पावर मिलता रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में। जब चीन ने हाइड्रोजन बम विस्फोट कर दिया और रूस से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी अमेरिका को, तो रूस को बैलेंस करने के लिए, सोवियत संघ को बैलेंस करने के लिए चीन की दोस्ती की ज़रूरत पड़ी अमेरिका को। तब चीन से दोस्ती कर ली अमेरिका ने और उसको वीटो पावर दे दिया। तो ताइवान वास्तव में चीनी हिस्सा था। अब ताइवानी नागरिक कहते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत सारे देश बने, नए देश बने, तो ऐसे तो पूरी दुनिया एक ही थी, कोई देश नहीं था। तो हम भी इसी तरह के देश हैं, 50 साल बाद बने, कोई 500 साल बना है, कोई 5000 साल से देश, तो हम भी देश का दावा करते हैं, ताइवानी नागरिक कहते हैं। इससे पहले दो और देश थे जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, जो चीनी क्षेत्र हुआ करते थे, हांगकांग और मकाओ। हांगकांग भी उसके ताइवान से थोड़ा सा ऊपर देखिए मिल जाएगा, एक छोटा सा बहुत क्षेत्र है। मकाओ भी कैंटन के आसपास मिल जाएगा। लेकिन 1997 और 99 में आराम से घर पे जाके देखिएगा, थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी से देखने की जरूरत पड़ेगी, छोटा छोटा है। चीन के पूर्वी तट पे आप जब देश नगरों के नाम देखेंगे तो हांगकांग मकाओ मिल जाएंगे। तो मकाओ पे पुर्तगाल का कब्जा था पहले और हांगकांग पे ब्रिटेन का, और ये बाद में इन दोनों देशों ने चीन को वापस कर दिया था। तो चीन इस समय दुनिया का सबसे तेजी से एक तरह से उभरता हुआ देश है, और वो बहुत तेजी से अमेरिका के पल्ले ला रहा है। सबसे अधिक व्यापार कर रहा है चीन। मतलब अगर व्यापारिक शक्ति के रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक निर्यात वही करता है पूरी दुनिया में, और बहुत जल्दी वो, मुश्किल से 5-10 साल लगेंगे जब वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो एक सबसे स्ट्रेंथ वाला देश बनने के करीब है चीन, और इसके पीछे 1979 के सुधार हैं जो देंग शियाओपिंग ने किए थे। उन्होंने कहा कि एक देश और दो व्यवस्थाएं चलेंगी। एक अंदर वाला चीन तो कम्युनिस्ट बना रहेगा, और तटीय चीन में पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी प्रश्रय दी जाएगी। तो तटीय चीन में बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका से निवेश हुआ, और इस निवेश की बदौलत चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाने लगा। दुनिया की सारी जितनी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां हैं, दुनिया के सबसे अधिक मोबाइल यही उत्पन्न करता है, कंप्यूटर वही होता है, चिप का सबसे बड़ा व्यापार वहीं पे है। तो बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने भी जाके वहाँ फैक्ट्री लगा दी है, बैटरी कंपनियों ने फैक्ट्री लगा दी है। तो एक बहुत बड़ा हब बन गया चीन उत्पादन का, दुनिया का उत्पादन क्षेत्र बन गया। इसकी वजह यह थी कि वहाँ सस्ते श्रमिक थे, कुशल श्रमिक थे। चीन ने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया और टेक्निकल पढ़ाई करके कार्यकुशल श्रमिक निकले, और अमेरिका और यूरोप के मुकाबले वहाँ की लेबर कम पैसा लेते थे। तो दुनिया भर के लोगों ने ज़्यादा मुनाफे के लिए चीन में फैक्ट्री लगा दी। जल्दी काम भी हो जाता था। अन्य जगह पे कोई एप्लीकेशन दो, विभाग में कोई फैक्ट्री लगाना हो तो बिल्कुल नाको चने चबा देंगे, 10 साल लग जाए, उससे 25 साल लग जाए। चीन में आप दीजिए तो 48 घंटे के अंदर सब हो जाएगा। तो इन वजहों से चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, और आज दुनिया का सबसे अधिक सामान
निर्यात करता है, भारत में भी सबसे अधिक वो निर्यात करता है। भारत वाले दिया तक नहीं बना पा रहे हैं, चीनी झालर, चीनी दिया, सारे जो त्यौहार वो चीनी सामान से मना रहे हैं। यहाँ तक रंग भेद दे रहा है, पिचकारी सब चीन की। तो ये एक काहली का परिचायक है किसी देश की, कि वहाँ पे सस्ते श्रम और सुविधाओं का फ़ायदा उठा के इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई। अब आप खिलौने नहीं बना सकते। दुनिया का 95 अरब डॉलर वहाँ के खिलौने बिक जाते हैं चाइना के, जो स्कूलों में बनाए जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ के स्कूल के बच्चे, और 95 अरब डॉलर खिलौना निर्यात कर देता है चीन। तुम ये भी नहीं कर सकते, खिलौना भी नहीं बना सकते, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पीछे है। ऐसा नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, और इस स्ट्रक्चर को चीन ने विकसित किया और वो आगे है। और यही किया काम जापान ने किया। जैसे चीन औद्योगिक हब है, ऐसे जापान एक ऐसा देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से हराया गया। दो जगह परमाणु बम दाग दिए गए उसके हिरोशिमा और नागासाकी में, बुरी तरह से बर्बाद हो गया। वो देश आज या उससे पहले एशिया का पहला विकसित देश बन गया। तो वो वहाँ के निवासियों का वो है पुरुषार्थ। और जापानी हमेशा बहुत पुरुषार्थी रहे हैं। वो कहीं बाहर पढ़ने जाते तो पार्ट टाइम जॉब करते थे। भारत का कोई पढ़ने जाएगा तो पिताजी पेंशन देंगे और खर्चा पानी अपना खेत बेच के आनी पड़ेगा। लेकिन जब जापान का कोई स्टूडेंट पढ़ने आता था तो वहाँ से कमा के लाता था। ये अंतर जापानियों और अन्य देशों के लोगों के जज्बे में भी था, वहाँ के राष्ट्रवाद में था। यहाँ का नकली राष्ट्रवाद नहीं था जो आजकल हिंदुस्तान में चारों तरफ फैला हुआ है, उस तरह का नहीं। वास्तविक राष्ट्रवाद राष्ट्र को मजबूत करने, ना कि उसको कमज़ोर करने का उपक्रम था। नफरत द्वारा अगर नफरती राष्ट्रवाद फैल गया, आपके घर में अगर नफरत फैली है, चार भाई हो और चारों आपस में नफरत करते हो, एक दूसरे से घृणा करते हो, तो क्या घर मजबूत होगा? ऐसे राष्ट्र की बात है। अगर राष्ट्र के नागरिक एक दूसरे से नफरत करेंगे तो देश कमज़ोर होगा। तो ये वास्तविक राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तो जापानियों से सीखना चाहिए, जो हर चीज़ में कैसे जापान को सक्षम बनाया जाए इसके बारे में सोचता था। और इन्हीं जापानियों ने सब कुछ गंवा देने के बावजूद जापान को एक बार फिर विकसित देश बना लिया है। और छोटा सा द्वीपीय देश, ज़्यादा ना बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है, और द्वीपीय देश हमेशा परेशान रहता है प्राकृतिक आपदाओं से। कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आता है, कभी तूफान आते हैं, लेकिन इनके बीच डटे हुए हैं। और यही उनके चरित्र का कारण है, इतनी आपदाओं का सामना करते हुए डटे रहने का। क्यों? जानते हैं कि हम अगर हमारे अंदर संघर्ष क्षमता नहीं रहेगी तो हमें प्रकृति मार देगी। इसलिए वो इतने संघर्षशील जापानी। तो जापान में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे सबसे बड़ा जो द्वीप उसमें मेन जो टोक्यो जहाँ है, हानशू है, जो हानशू उसको बोलते हैं। उसके बगल में क्यूशू है, फिर शिकोकू है, एक होक्काइडो है, एक क्यूराइल्स द्वीप समूह है उसके बगल में होगा। तो ये सब जापान में है, छोटे छोटे द्वीप, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और टोक्यो, ओसाका, योकोहामा, हिरोशिमा, नागासाकी, और अपने मोदी जी वाली क्योटो भी वहीं है। तो ये जापान है। और जापान हमेशा यूरोप में एक सैनिक ताकत रहा है। इतना छोटा सा देश, उसने 1905 में रूस को हरा दिया था। रूस की कल्पना करें, ये इतना बड़ा देश था, लेकिन जापान ने युद्ध में 1905 में रूस को हरा, और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत बड़ी ताकत मिली। जब एक छोटा सा देश इतने बड़े साम्राज्य को परास्त कर सकता है, तो क्या हम थोड़े से स्वतंत्रता संग्रामी
ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त नहीं कर सकते। लोगों में ताकत आई और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और इस तरह के जो पहला चरण था भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का, वो चला जापान की विजय के पश्चात रूस पे। और उसके बाद यहीं जापान नहीं रुका, उसने कोरियन प्रायद्वीप को जीत लिया, चीन के बहुत सारे हिस्से को, मंचूरिया जो आज उसका बहुत बड़ा प्रांत है, उसको जीत रखा था उसने। और जापान से ही लड़ाई लड़ने के लिए चीनी क्रांति हुई। जापानी कब्जे से मुक्त करने के लिए माओ जेडुनांग ने लाल सेना बनाई, उसको रेड आर्मी कहते हैं, और जापानियों के खिलाफ लड़ रहे थे। बाद में तीसरा एंगल हो गया कि वो राष्ट्रवादियों के खिलाफ भी लड़ने लग गए, चियांग काई शेक के खिलाफ भी लड़ने लग गए। त्रिकोणात्मक संघर्ष एक तरह का हो गया और अंततः रूस के सहयोग से लाल सेना विजयी रही और माओ उसके लीडर बने, जिसके नाम से मैंने वो आपको बताया था, माओवाद था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जापान के बारे में जब और डीपली बताएंगे, जब और चीज़ें आएंगी, अभी बस इतने जान लें कि एक विकसित देश है जो चीन और रूस दोनों को पराजित कर चुका है और एक बहुत बड़ी सैनिक शक्ति एक ज़माने में रह चुका है, इतनी बड़ी कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी के देशों में गिना जाता था। इटली, जर्मनी और जापान ये धुरी के देश थे, इनसे सारे देश दुनिया के मिलकर लड़ रहे थे। तो जापान का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है पूर्वी एशिया में, और ऐसे कोरिया रहा है। कोरिया अधिकतर या तो चीन के अंडर में रहा है या तो जापान के अंडर में रहा है। लेकिन जब कोरिया युद्ध हुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो उसके बहुत बड़े हिस्से में उत्तर कोरिया, जो उसे आज कहते हैं, रूसी सेना पहुंच गई। बाद में उसको रिप्लेस किया चीनी सेना ने। तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट सेनाएं थी रूस या चाइना की, वो क्षेत्र कम्युनिस्ट देश बन गया और कोरिया का विभाजन हो गया, उसको उत्तर कोरिया आज कहते हैं। यहाँ पर एक तानाशाह, क्या नाम है, हाँ, किम जोंग, वो शासन कर रहा है। बाकी दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है और विकसित देश है, तो बहुत बड़ी औद्योगिक ताकत है। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी उसी की है, दक्षिण कोरिया की है। तो एक बड़ी ताकत है दक्षिण कोरिया, और भारत के साथ उसके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ही पिछड़ा देश है, क्योंकि वो हमेशा बंद रहा, दुनिया से कोई उसके संबंध नहीं रहे। आज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हैकर्स के दम पे चल रही है। उसने हैकर्स पाल रखे हैं, दुनिया भर के पैसे ट्रांसफ़र करके अपने खाते में ले लेते हैं उत्तर कोरिया ने। वहाँ सबसे ज़्यादा सम्मान हैकर्स का होता है इस देश में। तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हैकिंग से चल रही है। ताइवान जो मुश्किल से 60-70 साल हुए चीन से अलग हुए, और उसने भी बहुत प्रगति की बैटरी निर्माण में, मोबाइल निर्माण में, चिप निर्माण में, और आज वो दुनिया के कुछ विकसित क्षेत्रों में है और बहुत आगे है। अब वो कब तक स्वतंत्र देश बना रह सकता है, ये चीन की ताकत के ऊपर निर्भर है। चीन जिस दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अमेरिका की परवाह करना छोड़ देगा, वो ताइवान को अपने में मिला लेगा निश्चित रूप से। तो देखिए कब तक देश बना रहता है वो। तो ये पूर्वी एशिया है। अब हम आते हैं काकेशस देशों पे, जो अपने को एशियन नहीं मानते, लेकिन एशिया के विशेषज्ञ उसको एशियन कहते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 देश हैं काकेशस कंट्री। काकेशस एक पर्वत है, और पहले मैंने बताया है कि ये दावा है आर्य सभ्यता वालों का कि आर्यन जो थे वो काकेशाइट थे। काकेशस पर्वत पे सबसे पहले पैदा हुए थे आर्यंस, और वहीं से पूरी दुनिया में मूव किया था उन्होंने, यूरोप में, एशिया में। काकेशाइट नस्ल है। तो इसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है, जिनमें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच परमानेंट लड़ाई चलती रहती है। नोगोर्नो कराबाख एक ऐसा क्षेत्र है
उस क्षेत्र को लेके हमेशा लड़ाई चलती रहती है, हमेशा अशांत रहते हैं, बीच बीच में लड़ाई बहुत भयंकर हो जाती है। तो हस्तक्षेप हो जाता है रूस का, क्योंकि रूस के पुराने क्षेत्र रहे हैं ये। तो यहाँ भी शांति नहीं है कुल मिला के। तो ये एशिया का परिदृश्य है जो मैंने आपको पूरा लगभग आज बता दिया है। मध्य पूर्व बता दिया आपको, खाड़ी के देश बता दिए, पश्चिमी एशिया बता दिया, दक्षिण एशिया बता दिया, मध्य एशिया बता दिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया बता दिया, पूर्वी एशिया बता दिया, और काकेशस कंट्री बता दिया। अब जो एशिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो रूस में है, यूराल पर्वत से लेकर कमचटका प्रायद्वीप, उसको साइबेरिया कहते हैं। अगर वो एक देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा देश वही होता, साइबेरिया। लेकिन वो एक क्षेत्र है रशिया गणतंत्र का, और बहुत सारा कह सकते हैं कि संसाधन वहाँ पे है, लकड़ी का और खनिज पदार्थों का, जल शक्ति का। लेकिन बहुत कठिन जगह भी है। लोगों को जब मार डालना होता था, ख़त्म कर देना होता तो लोगों को प्रवास पे साइबेरिया भेज दिया था, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे ठंडे इलाके वहाँ पर हैं। हमेशा मतलब वहाँ अगर जितना यहाँ जाड़ा पड़ता है उतना जाड़ा वहाँ के गर्मी में पड़ता है। वहाँ की कहा जाता है कि गर्मी आ गई है, तब वहाँ इतना जाड़ा रहता है जहाँ आज का यहाँ जाड़ा है। और जब वो जाड़े का सीजन वहाँ रहता है तो -40 डिग्री, -50 डिग्री तक टेम्परेचर ले आता है। और बर्खोयांस्क एक ऐसी जगह है जिसमें दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है साइबेरिया में। बर्खोयांस्क नाम है उसका। तो ये एशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक क्षेत्रफल इसका है। और कहा जाता है कि अगली शताब्दी एशिया की होगी, भारत और चीन इसके लीडर होंगे। मतलब 22वीं शताब्दी, जो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों के जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो लीड करेंगे दुनिया को, ऐसा माना जा रहा है। अब आ जाइए आप यूरोप को। जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोप कोई भौगोलिक भाग नहीं है, भौगोलिक भाग है यूरेशिया। एशिया और यूरोप एक महाद्वीपीय भाग बनाते हैं जिसको यूरेशिया कहते हैं, जिसके बीच में यूराल पर्वत खड़ा हुआ है। यूराल पर्वत के पूरब वाला जो इलाका है वो एशिया है, और जो पश्चिम वाला इलाका है वो यूरोप। तो मैंने तुमको बताया था कि एक सांस्कृतिक बाउंड्री है। पूर्वी भाग पूर्वी सभ्यता कहलाता है, जिसके अपने अलग मूल्य हैं। उन मूल्यों में आस्था और विश्वास के साथ पेरेंटिंग, अभिभावकत्व एक विशेष तरह का, कि वो आजीवन अभिभावक रहते हैं वहाँ के माता पिता। तुम अभी तुमको पेंशन दे रहे होंगे, 40 साल बाद भी तुम किसी लायक नहीं रहोगे, तो अगर पिताजी तुम्हारे सक्षम हैं तो कहेंगे भाई ठीक। लेकिन पश्चिम में नहीं, पश्चिम में 14 साल के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप स्वतंत्र हैं हर तरह से। ऐसा नहीं कि घर से भगा दिया जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगी कमाने खाने की, और दोनों तरह से अब ठीक है। ज़्यादा अगर देखभाल भी होती है तो आदमी को अक्षम बनाती है, जिंदगी भर की देखभाल आपको पंग बना सकती है। और इस तरह की भी अगर बात की भाई भगा दिया, कमाओ खाओ, तो वो एक क्रूरता हो जाती है। तो बीच का बैलेंस है, लेकिन फिर भी पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी इसलिए कहलाती है कि वो उसके पारिवारिक मूल्य अलग है, धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य अलग है, और वो यूरोपीय मूल्य जिनको कह सकते हैं, पश्चिमी के मूल्य कह सकते हैं, भौतिक मूल्य हैं, भौतिकतावादी हैं, और पूर्व के मूल्य आध्यात्मवादी हैं। ये मोटे अक्षरों में, मतलब मोटे शब्दों में कहा जा सकता है।
तो ये जो यूरोप है, ये आधुनिक सभ्यता का कह सकते हैं कि नेतृत्व करता रहा। और मैंने आपको बताया था कि आधुनिकता क्या है, आधुनिक शब्द कहाँ से आया। किसी चीज़ का नया होना भर आधुनिक नहीं है। नया तो हमेशा था भाई, 10 लाख साल पहले भी कोई चीज़ नई आई होगी तो नहीं रही, तो क्या उसको आधुनिक कहते? नहीं। आधुनिकता एक ऐसा शब्द है जिसका विशेष अर्थ है। उस विशेष अर्थ है कि जब आस्था और विश्वास की जगह पर कार्य कारण के संबंध को निर्णायक माना गया, उस काल को आधुनिकता कहा, या आधुनिक युग आ गया, या आधुनिक युग आ गया। और यूरोप में वो पहले आ गया, 14वीं-15वीं शताब्दी में रेनेसां जिसको कहते हैं, उसके बाद आ गया। बहुत सारे ऐसे वहाँ पे हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, गैलीलियो, कोपरनिकस, बहुत सारे विचारक हुए, रूसो, हॉब्स। तो उनके विचारों और उनके वजह से ये रेनेसां आया। और जो वहाँ के निवासी राजा को, ईश्वर को सब कुछ मान बैठे थे, उन्होंने स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुत्व को, लोकतंत्र को गले लगाना शुरू किया। और यही आधुनिक मूल्य हैं। अगर हम आधुनिक मूल्यों की बात करते हैं, क्या है? यही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, नारीवाद, ये सब आधुनिक मूल्य हैं। पहले नारी को पैर की जूती समझा जाता था, आज भी कुछ लोग समझते हैं, लेकिन नारीवाद या महिला सशक्तिकरण एक आधुनिक मूल्य है जो इसी आधुनिकता के तहत आया। तो यूरोप, आधुनिक यूरोप की शुरुआत 14वीं-15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में हुई। और भारत में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई, जब अंग्रेज भारत में आए, रेल वगैरह चली और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने धर्म और समाज को बदलना शुरू किया। तब भारत में आधुनिकता या आधुनिक भारत तभी से कहा जाता है। और उसका जो विभाजक बिंदु है, वो कुछ लोग प्लासी को मानते हैं, कुछ 1857 के क्रांति को मानते हैं। लेकिन जब आधुनिक भारत की शुरुआत की बात होती है तो 1757 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक मूल्यों की जो शुरुआत है वो कहीं न कहीं तभी हो गई थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे या मजबूत हुए थे। तो अब मैं यूरोप के जो निर्माण के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के बाद मैं आऊँगा उसके क्षेत्रों के बीच, कि कैसे यूरोप मजबूत हुआ, कैसे वो आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। यूरोप अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाके एक भारत और चीन का एंगल भी आने वाला है, एशियन। बाकी तो एक खुला उनके पास वो था, या तो यूरोप लीड करता था पहले 45 के पहले, आज भी महत्वपूर्ण है, और 45 के बाद अमेरिका लीड करने लगा। बीच में सोवियत संघ का भी काफ़ी रोल रहा उसमें। यूरोप में एक एरिया है पश्चिम यूरोप जिसको कहते हैं। तो अब पश्चिम, सबसे पश्चिम में अगर जाएं तो स्पेन है, देख लीजिए, पुर्तगाल देख लीजिए, फ्रांस दिखा, ब्रिटेन दिखा, फ्रांस के ऊपर देखो द्वीप जो है, जर्मनी दिख गया होगा, और जर्मनी के आसपास पोलैंड बहुत ज़्यादा ऊपर भी है। जर्मनी के ऊपर जैसे हॉलैंड है, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सब जो देश हैं ये पश्चिम यूरोप के देश हैं। ठीक है। अब इसी में कुछ मध्य यूरोप के देश हैं, बिल्कुल मध्य में है, जैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। ये सब देश मध्य यूरोप के माने जाते हैं।
कुछ बाल्कन देश कहलाते हैं, बाल्कन कंट्री। बाल्कन दरअसल एक पर्वतमाला है, पहाड़ है, उसके इर्द गिर्द के जो देश हैं वो बाल्कन कहलाते हैं। जैसे क्रोएशिया, नीचे आना जैसा जहाँ ग्रीस है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, बुल्गारिया, ये सब देश बाल्कन है। ठीक है, बाल्कन युद्ध भी बहुत फेमस है। एक ज़माने में तुर्की से और इस क्षेत्र का युद्ध हुआ था जो बाल्कन युद्ध कहलाता है। यूरोप के इतिहास में उसका बहुत महत्व है। और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है स्कैंडिनेविया का। ऊपर जाओ, उत्तर में जाओ, सबसे ऊपर जाओ, स्कैंडिनेविया, इसमें स्वीडन है, डेनमार्क है और नॉर्वे है। अगर इसमें दो क्षेत्र और जोड़ दें, फिनलैंड और आइसलैंड। आइसलैंड थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, छोटा सा द्वीप है। पश्चिम में ऊपर जाओ, आइसलैंड। तो आइसलैंड और फिनलैंड को भी अगर जोड़ दें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के साथ, तो नार्डिक देश कहलाते रहते हैं, नार्डिक। और अगर 3 देश केवल रहें, कौन कौन? डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, तो ये स्कैंडिनेविया पर्वत के आसपास हैं, तो ये स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। और दुनिया के सबसे अगले देशों में सबसे अधिक जो ह्यूमन जो इंडेक्स बनता है उसमें सबसे आगे यही देश रह रहे हैं। वहाँ शिक्षा में, रोजगार में, संस्कृत में, ये सब बहुत आगे है इस समय। और इसी तरह का एक देश मतलब उनसे प्रभावित है, हॉलैंड भी है। हॉलैंड, अभी उसका नाम नीदरलैंड। हॉलैंड पहले कहते थे इसको, तो बाद में 2 देशों में का विभाजन हो गया, नीदरलैंड और बेल्जियम। अब नीदरलैंड और बेल्जियम है। हॉलैंड कहते थे हाईलैंड को, हॉलैंड। और यहाँ पे डच लोग रहते हैं हॉलैंड में। डच एक जाति है। जर्मनों से डचों की लड़ाई हुई तो डचों को ऐसी जगह पे भगा दिया गया जहाँ पे उथला समुद्र था और दलदल था। और ये इतनी मेहनती प्रजाति थी डच, जिन्होंने उस दलदल पे बांध बना दिया, उनको सुखा दिया इन क्षेत्रों को। लो लैंड था, लेकिन अपने गर्व की भावना की वजह से उसको उन्होंने हाईलैंड का नाम दिया। और यही हाईलैंड बाद में हॉलैंड के नाम से विख्यात हुआ। और हॉलैंड का जब विभाजन हुआ, इसमें 2 देश बने, नीदरलैंड और बेल्जियम। ये दोनों देश बहुत आगे हैं। बेल्जियम में ही यूरोपीय जो संसद है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। अभी मैं बताऊंगा यूरोपीय संसद के बारे में, क्या है यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय संघ, तो मैं बताऊंगा। तो नार्डिक देश कौन कौन है? फिर वही गड़बड़ा है तुम। स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, उनके साथ अगर फिनलैंड और आइसलैंड को जोड़ दिया जाए, कुछ और छोटे छोटे क्षेत्र जैसे फेरोस आइलैंड, स्लीवार्ड, इन सबको जोड़ लिया जाए, ग्रीनलैंड, तो ये नार्डिक देश कहलाते हैं। नार्डिक एक प्रजाति है, तो नार्डिक देश हुए। इसको वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, अब आप इसको दोबारा सुने और उनकी जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उसको नोट करते रहें। ठीक, अब स्कैंडिनेविया और नार्डिक हो गया। फिर कुछ पूर्वी यूरोप के देश हैं। पूर्वी यूरोप के देशों में रोमानिया है, मालदोवा है, पोलैंड है, बेलारूस है और यूक्रेन है। यहाँ लड़ाई चल रही है इस समय।
ये सारे देश पूर्वी यूरोप के देश हैं। कुछ बाल्टिक देश हैं, जैसे कल मैंने बताया था कि बाल्टिक कंट्री हैं। बाल्टिक कंट्री में 3 देश हैं। कौन कौन? बाल्टिक एक सागर है, उसके इर्द गिर्द वहाँ पे देश देखो कौन है? लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये 3 देश बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। कुछ भूमध्य सागरीय देश हैं। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, देखो भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं, जैसे ही पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस जो उससे सटे हुए हैं, क्रोएशिया, ग्रीस, ये जो देश हैं, ये सारे के सारे देश भूमध्य सागरीय हैं, जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। उनमें अगर तुर्की भी, जैसे एशियन देश भी भूमध्य सागरीय है, और कुछ एशियन देश भी जैसे लेबनान, इजराइल, ये भी भूमध्य सागरीय है, क्योंकि भूमध्य सागरीय से सटे हुए हैं। उधर मिस्र, ट्यूनेशिया, मोरक्को, ये सब भी भूमध्य सागरीय हैं। तो यूरोप के भूमध्य सागरीय देश 5 ही 6 हैं, बाकी तो बहुत बड़ा एरिया है भूमध्य सागरीय का। अब मैं आपको बताऊंगा यूरोपीय संघ के बारे में, और ये एक बड़ा पार्ट है, तो मैं इसको आपको कल बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये कम से कम 2 घंटे का मामला है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपके 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं यूरोपीय संघ के बारे में हमेशा, ठीक।